दोस्तों, जब भी बांग्लादेश में कोई आंदोलन होता है तो बीएनपी जमात ए इस्लाम एवं अन्य कट्टरपंथी समूह उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री शेख हसीना को चरम भ्रष्टाचार और विकराल बेरोजगारी पर काबू पाना होगा ताकि उनकी आड़ में कट्टरपंथी ताकतें अपनी मंसूबों में कामयाब न हो सके। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर संकट के कगार से वापस लौट आया है, जिसमें न्यायालय के उस निर्णय से मदद मिली है जिसमें 1971 में पाकिस्तान के साथ मुक्ति युद्ध के संघर्ष करने वाले लोगों के वंशजों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं एवं नौकरियों में आरक्षण कोटे में भारी कटौती की गई है। दोस्तों, अदालत के स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे को 30% से घटाकर 5% कर दिया है, जबकि नस्लीय अल्पसंख्यकों को 2% के कोटे को बरकरार रखा है और योग्यता आधारित चयन के लिए 93% सीटें खुली रखी हैं। दोस्तों, अदालत के आरक्षण को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि निचली अदालत के उस फैसले को रद्द किया है जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। दोस्तों, शीर्ष अदालत के इस फैसले ने शेख हसीना सरकार और आंदोलनकारी छात्रों की दोनों की प्रतिष्ठा बचाई है, लेकिन काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हसीना सरकार जो विरोध प्रदर्शन को गंभीरता का आकलन करने में पूरी तरह विफल रही है, बाद में हालात से निपटते हैं और यह एक लंबी प्रक्रिया की केवल शुरुआत है। दोस्तों, जबकि सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और युवाओं में बेरोजगारी जैसे गहरे कारण अब भी बने हुए हैं। दोस्तों, शेख हसीना के इस बयान ने भी आंदोलन को हवा दी कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं तो क्या राजकारों के लिए आरक्षण होना चाहिए। उनका यह बयान इस्लामवादियों के खिलाफ उनके राजनीतिक हमले का एक हिस्सा था। दोस्तों, जो अंदर और बाहर से उन्हें चुनौती देते रहे हैं, राजकार उन समूहों को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारियों ने 1971 में बांग्लादेश के हितों के खिलाफ किया था। दोस्तों, इसने आंदोलनकारियों को भड़का दिया जो किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबद्धता से इनकार करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के आंदोलन का एक लंबा इतिहास है जिससे कथित रूप से बाहर से बढ़ावा मिलता है, जो किसी भी विरोध प्रदर्शन का हाथिया लेते हैं और मौजूदा प्रदर्शन इसका अपवाद नहीं है। दोस्तों, आंदोलनकारी छात्र आरक्षण की इस व्यवस्था को भेदभावपूर्ण मानते हैं और योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से यह बांग्लादेश का सबसे खराब संकट है, जिसमें अनुमानतः 100 से 130 लोगों की मौत हुई है। आलोचकों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे अधिक है। दोस्तों, आंदोलन कई हफ्ते तक चला। इस आंदोलन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया, जमात ए इस्लाम एवं अन्य सामाजिक रूप से शक्तिशाली इस्लामिक कट्टरपंथी समूहों की भूमिका देखी जाती है। दोस्तों, 15 साल से अधिक समय से लगातार सत्ता में काबिज शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला नेता है, जो वस्तुतः एक तरफा शासन करती है और उन पर तानाशाही के आरोप भी हैं। दोस्तों, उन्हें बढ़ते मध्य वर्ग से भी निपटना है, जो उनकी सरकार की आर्थिक प्रगति से मजबूत हुआ है। दोस्तों, जो महत्वाकांक्षी है और नौकरी और बेहतर जीवन चाहता है, मुक्ति आंदोलन बांग्लादेशियों की भावनात्मक जीवन रेखा है, लेकिन आबादी के एक बड़े वर्ग ने उनमें भाग नहीं लिया था। इसी वर्ग की तीसरी पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ियों को मिलने वाले आरक्षण को गैर जरूरी मानती है और अपनी कीमत पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए जाने से नाराज है। दोस्तों, 17 करोड़ की आबादी वाले इस दक्षिण एशिया राष्ट्र के आंदोलन कोई नई बात नहीं है, इसलिए पिछले हफ्ते में प्रदर्शन जितने तीव्र थे वैसे आज तक नहीं देखे गए। दोस्तों, हालांकि 2009 में शेख हसीना के सत्ता में लौटने के बाद से बांग्लादेश तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन अन्य विकसित देशों की तरह इसे पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं की हैं। दोस्तों, यह कोविड-19 महामारी के कारण मंदी से जूझ रहा था, जब यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। एक अनुमान के मुताबिक 1.8 करोड़ बांग्लादेशी युवा बेरोजगार की तलाश में हैं। दोस्तों, कम पढ़े लिखे की तुलना में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी दर ज़्यादा है। यह संकट मुल्क में सामाजिक बदलाव की स्थिति को भी दर्शाता है। पिछले आंदोलन का नेतृत्व सरकारी विश्वविद्यालयों ने किया था,
लेकिन इस बार निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी भी बरकरार रही है। जहां धनी परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, इस संकट ने बांग्लादेशी के पड़ोसी देशों को भी चिंतित किया है। दोस्तों, वास्तव में यह आंदोलन तभी पनपने लगा था जब हाल ही में शेख हसीना ने 2 बार भारत का दौरा किया। हसीना सरकार के प्रति दोस्ताना रवैया रखने वाले भारत ने इस बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताया है। दोस्तों, जबकि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों ने नेपाली, भूटानी एवं अन्य राष्ट्रों के छात्रों को वहां से निकालने की मदद की। दोस्तों, 4300 किलोमीटर की सीमा के दोनों ओर 600 से ज़्यादा ट्रक फंसे हुए हैं, जिससे व्यापार और मानव आवाजाही प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, विधायिका एवं कार्यपालिका पर काफ़ी पकड़ रखते हुए भी हसीना मदद के लिए न्यायपालिका पर निर्भर थी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार है, जिसके कारण देश ही नहीं विदेश में भी उनकी आलोचना होती है। आलोचकों का कहना है कि बांग्लादेश के जन्म के साथ ही जिस तरह से शासन चलाया जाता रहा है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसका फायदा सत्ता केंद्र के आसपास के लोग तो उठाते ही है, प्रशासन एवं बढ़ते व्यवसाय वर्ग भी उठाते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते शेख हसीना ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और यह बहुत पुरानी समस्या है। उन्होंने अपने एक घरेलू सहायक चपरासी के खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि उसने कथित तौर पर $3.4 करोड़ जमा कर लिए थे। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि इतनी धनराशि केवल सरकारी ठेकों के लिए पैरवी, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी से ही जमा की गई है। दोस्तों, सत्ता में उनका लंबे समय तक बने रहना अधिकांक्षाओं और गुस्से दोनों को जन्म देता है। यह संकट हसीना के लिए चेतावनी है कि अगर वह देश को मध्य आय वाला राष्ट्र बनाना, इससे बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथियों को सुरक्षित रखना और अपने पिता वह बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान के विरासत को पूरा करना चाहती हैं, तो उन्हें कई मुद्दे से निपटना होगा। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।